हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10th के सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके ऑफिशियल प्रश्न है। जी हाँ, जैक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न, ये आपका पीवाईक्यू प्रश्न है ना, पूछा गया सवाल है। तो आप सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चों, क्या है? 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो ऑप्शन है उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद, है ना। तो 19वीं सदी के दौरान जो है बच्चों, कौन सी ऐसा ताकत था जो पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो वो था राष्ट्रवाद। जी हाँ, राष्ट्रवाद था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 19वीं सदी के दौरान जो है सभी के अंदर भावना जो था राष्ट्रवाद की आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है जुलाई 1801 में, जुलाई 1804 में, जुलाई 1815 में, जुलाई 1830 में। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में हुआ था, है ना। तो याद रखेंगे, फ्रांस का जो प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये तो है प्यारे बच्चों, ये आपका फ्रांस का जो है प्रथम विद्रोह है ना। लेकिन अगर फ्रांस की क्रांति पूछा जाएगा तो आप कहना 14 जुलाई। जी हाँ, कहना 14 जुलाई 1789, याद रखिएगा, है ना। प्रथम विद्रोह कहेगा तो 1830, और अगर फ्रांस की क्रांति बोलेगा तो आपका क्या लिखना? 14 जुलाई 1789। अगला सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो ऑप्शन है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, इनमें से सभी। जी हाँ, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेपोलियन की जो संहिता थी बच्चों, ये निम्न सुधार किए थे ना। जन्म के आधार पर आधारित पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, और प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बनाया था, है ना। तो ये सारे सुधार किए थे। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हमारे क्या दिया गया कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा के जिले में के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? काफी आसान सवाल है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का गुजरात में। जी हाँ, खेड़ा जो अभी जो है बच्चों, ये आपके गुजरात राज्य में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था? नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, या व्यापार संबंधित कानून बनाने? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। लेकिन भारत के लोग जो थे वो साइमन कमीशन को का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन का जो संगठन था उसमें 7 जो थे बच्चों सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य यहाँ इसमें नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, है ना। तो क्यों आया था तो ये भी याद हो गया, और आप लोग को विरोध क्यों किया गया था ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल दिया गया 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया और लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? चावल, आलू, मक्का, मूंगफली? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आलू। जी हाँ, आलू जो है ये फसल खराब हो गई थी बच्चों, जिसके कारण क्या थे? लाखों लोग जो थे भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे, है ना। 1840 के दशक में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के लिए केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिनमें से एक गुट धुरी शक्तियां, जिसमें क्या था? मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली था, है ना। जर्मनी, जापान, इटली था। और दूसरा खेमा में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उनमें से कौन कौन से देश थे? देखिए, आप लोग को पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये 1939 से, है ना, 1939 से 1945 तक, है ना। 1939 से 1945 तक हुआ था, और इसमें पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। एक था आपका धुरी शक्तियां और एक था मित्र राष्ट्र, है ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे बच्चों, ये कौन कौन थे?
तो ये थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस, अमेरिका। तो आज से याद रखेंगे कि धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली, है ना, नाजी भी बोल सकते हैं, तो जर्मनी, जापान, इटली, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। याद रखेंगे, मैंने लाइव क्लास में भी इसके बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अच्छा हाँ, लाइव क्लास में जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं, 7 बजे लाइव क्लास चलता है शाम में, ठीक है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का भंडार लाते हैं और उसका सारे का सारा सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर आएंगे। अगला है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? उत्पादन की, रोजगार की, आय और व्यापार का, या इनमें से सभी? तो 1929 की आर्थिक महामंदी हुई थी, है ना, जिसमें दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट हुआ था? उत्पादन का भी हुआ था, रोजगार का भी, और आय और व्यापार का। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 4 राइट उत्तर हो जाएगा। और 1929 में जो आर्थिक महामंदी जो हुआ था बच्चों, ये अमेरिका में बहुत ही खतरनाक हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अगला क्या दिया गया है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण, है ना, कपास की फसल नष्ट हो गई, या फिर स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या निर्यात बाजार गिर गया? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण, है ना। बुनकरों को जो है ना कच्ची कपास की समस्या का सामना इसलिए करना पड़ा कि कच्चे कपास को जो है निर्यात में वृद्धि होने लगा, मतलब कि यहां से दूसरे जगह जाने लगा, जिसके कारण बुनकर लोग का जो है कपास की समस्या होने लगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला सवाल है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा गतिशील उद्योग कौन था, सबसे अच्छा कौन चल रहा था? तो धातु और चीनी, कपास और चीनी, कपास और धातु, या फिर कपास और पेट्रोलियम? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कपास और धातु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में? तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, है ना। मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले विकसित हुई थी, ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ज्योतिबा फुले, है ना। इन्होंने ही मेरे प्यारे बच्चों, यही नेता ने क्या किए थे? गुलामगिरी पुस्तक लिखे थे जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था। याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? जैव और अजैव, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, विकसित और संचित संसाधन, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, है ना। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन हम उसको कहेंगे जिसका हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं, जिससे हम लोग पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय में आ जाएगा, है ना। पानी, ये सब नवीकरणीय में। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं, देखिए मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं जो हमारे में है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे बना सकते हो, है ना। ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपके नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन तो बताएंगे। अनवीकरणीय में क्या होगा? जिसको हम लोग पुनः नहीं उपयोग में सकते, जैसे कोयला एक टाइम पर हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर अगर खत्म हो जाएगा तो उसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते, तो वो सारे क्या हो जाएगा? हमारा अनवीकरणीय हो जाएगा, है ना। पेट्रोलियम, कोयला अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और भी है ना, वायु। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा अगला क्या दिया है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, निर्मित संसाधन जो भी है, उसका अंधाधुंध शोषण हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने पर क्या हुआ कि कौन से संकट पैदा हो गया? तो भूमंडलीय तापन भी हो गया, ओजोन परत का अवक्षय भी हो गया, पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है ना। आवश्यक है क्योंकि इससे परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, सही बात है ना। जीवन साध्य संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है, सही बात है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, ये सही बात है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हमें वनों को और वन्य जीवन का संरक्षण करना इसलिए जरूरी है कि पारिस्थितिकी भी बना रहे, है ना। और
जल वायु जितने भी है ये सारे प्रदूषित ना हो, है ना, ये सारी चीजें के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या दिया गया है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किन वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन या फिर रक्षित वन? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। जी हाँ, आरक्षित वनों को ही क्या माना जाता है? सबसे अच्छा वन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव के उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? है ना, तो प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण, इतना ज्यादा जल, हमारे पृथ्वी पे 3 हिस्सा पानी, फिर भी यहाँ पे जल के किन कारणों के कारण जो है प्रदूषित और मानव के उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो ऑप्शन है घरेलू और उद्योग अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक उपयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका चौथा हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि घरेलू उद्योग का अपशिष्ट को मिलने से भी जल खराब हो रहा है, रसायन का अधिक हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भाई, है ना, सल्फेट वगैरह, कीटनाशक वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग अपने खेतों में, इनसे क्या हो रही है? जल जो है क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है उसे किस प्रकार का फसल कहते हैं? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो मानसून के आगमन पर जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहु यातायात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों का बहु यातायात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये है आपका राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल क्या दिया गया है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है? तो करांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी? इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, जल का, उर्वरक का अधिक प्रयोग से हम लोग अविवेकपूर्ण, मतलब कि अपना दिमाग से नहीं, मतलब बेकार तरीके से हम लोग प्रयोग करने से क्या हो रही है? बहुत सारी समस्याएं हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें से आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो? बोले क्या सर, हमने जितना भी इनमें से सभी देख रहे हैं लगभग में उत्तर इनमें से सभी आ रहे हैं। तो आपका एक ट्रिक रखना, अगर आपके एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो इनमें से सभी मार देना, उसमें लगभग जो है 80-90% जो है सही जाता है, ठीक है। हालांकि अभी इसी तरीके से जैक बोर्ड में क्वेश्चन सेट हो रहा है ना। तो आप लोग को कोशिश करना है कि अगर आप लोग का नहीं आता है एग्जाम में प्रश्न का उत्तर, तब इनमें से सभी मारना, और आता है तो अच्छी बात है ना। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, बॉक्साइट? तो औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में जो किस खनिज को मापा जाता है? तो ये लौह अयस्क को, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसे रीढ़ माना जाता है, ये हर जगह उपयोग होता है और हर चीज़ों में हम लोग इसका तुरंत उपयोग भी करते हैं और हर जगह मिल भी जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और सस्ता भी होता है। क्या है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के लिए उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम और एल्युमिनियम, यूरेनियम और मैग्नीशियम? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका पहला नंबर, यूरेनियम और थोरियम। जी हाँ, इस यूरेनियम और थोरियम का ही खनिजों के प्रयोग का आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव और स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, सभी पर? तो वायु प्रदूषण सभी पे करता है, मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव करता है, पशुओं पर भी, पौधों पर भी। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया गया है हमारा कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? फ्रेंच, डच, जर्मन, सेहली? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंच, है ना। फ्रेंच जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। हाँ, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाए, हाँ ये भी जोड़ा गया था, है ना। सरकारी नौकरियों को सिंहलियों में प्राथमिकता जी, ये भी जोड़ा गया था। बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ये भी आपका जोड़ा गया था। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर है। मैंने लगभग जितना भी क्वेश्चन करा 10 से 11 प्रश्न में हम लोग इनमें से सभी मार के आए हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। हर एग्जामिनर का अगर मूड पलटेगा तब इनमें से सभी वाला कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री? तो न्यायपालिका हो जाएगा इसका राइट उत्तर। जी हाँ, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका का द्वारा बनाए गए जो कानून पर है अंकुश रखता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट
क्या दिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा, 7 बजे जो आप लोग क्लास होता है ना, और सुबह में भी होता है, तो आप लोग जुड़िएगा। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन को अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वालेस सर, आप जाकर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, कुछ आपके जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन आपको सारा यूट्यूब पर एक फोल्डर में बनाकर मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे अपना देख सकते हैं। क्या है पोखरण, जहाँ भारत के 1998 के अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोखरण, पोखरण कहाँ है, ये राजस्थान में। मैंने रात में ही करवाया था इसको, रात में ही हमने लाइव क्लास में करवाया था कि पोखरण किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है ना। ये क्या था, जहां भारत के 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे। क्या किए थे, अपने परमाणु परीक्षण किए थे, वह भारत के किस राज्य में, तो ये राजस्थान में है पोखरण, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित है, किस पर है, मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश जो है ये जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस सामान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है, आत्मनिर्भरता या जातिवाद। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका जातिवाद, ये सांप्रदायिकता है ना, याद रखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक राजनीतिक सोच के आधारित होती है कि धर्म और सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, ये मान्यता जो है सांप्रदायिकता के अनुकूल सोचना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग का, ये लास्ट सवाल आप लोग का है ना, क्या है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो पंजाब में, बिहार में, केरल में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केरल में। जी हाँ, जो शिशु मृत्यु दर जो है ना सबसे कम जो है केरल में, और शिक्षित भी यहीं के लोग हैं सबसे ज्यादा, और शिक्षित है तब तो इसके शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और आज हमने 30 सवाल को करवा दिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों को तक इस वीडियो को शेयर करेंगे जो भी क्लास 10th में और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार देख लेना तो बनता है ना, कि सवाल जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरीके का और भी, जैसे कहते हैं ना कि 4-5 साल 3-4 साल का आप लोग का PYQ कर लेना चाहिए। तो अगर इसी तरीके का और भी PYQ आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, ये आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर थे, है ना। और इससे पहले अगर आपको 2022 का चाहिए, किसका चाहिए, तो मैं भी वो भी करवा दूंगा। आप कमेंट जरूर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।